महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब के घर और कार्यालयों पर गुरुवार को तड़के ईडी ने छापेमारी की। ईडी की टीम में एक साथ परब के सरकारी बंगले सहित मुंबई, रत्नागिरी, पुणे में आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर पहुंची और तलाशी ली। यह कार्रवाई एजेंसी द्वारा परब के खिलाफ कथित धन संशोधन मामले में दर्ज कराई गई शिकायत के बाद की गई है। बता दें कि परब महाविकास अघाड़ी सरकार के दूसरे मौजूदा मंत्री बने जो केंद्रीय जांच एजेंसियों के जांच के घेरे में आए हैं। परिवहन मंत्री परब के घर और कार्यालयों पर छापेमारी के मामले में भाजपा नेता किरीट स्वामी ने कहा कि महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब के खिलाफ धन संशोधन मामले की जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी मद्देनजर उन्हें जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगली खबर, सपा ने घोषणा करते हुए राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी को 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी के तीसरे उम्मीदवार होंगे। बता दें कि रालोद उत्तर प्रदेश से सपा के नेतृत्व वाले महागठबंधन का एक घटक है। इससे पहले खबर यह थी कि सपा की ओर से अखिलेश यादव की पत्नी और मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू डिंपल यादव राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार बनेंगी, लेकिन अब जयंत चौधरी सपा रालोद के संयुक्त प्रत्याशी होंगे। बताते चलें कि राजनीतिक गलियारों में जयंत को मिली राज्यसभा की टिकट को लेकर यह कहा जा रहा है कि उन्हें सपा की सूची में जगह बनाई, क्योंकि चुनाव से पहले जयंत को एक सीट देने का वादा किया गया था। वहीं डिंपल यादव 2019 में कन्नौज से जो सभा का चुनाव हार गई थी। अगली खबर, जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा मिलने के बाद अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के दीवान ने इसे कर्मों की सजा बताया है। अजमेर शरीफ के दीवान जैनुल आबिदीन ने यासीन मलिक की सजा को जायज ठहराते हुए इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता बताया है। दरगाह के दीवान में आध्यात्मिक प्रमुख सैयद जैनुल आबिदीन अली खान ने ट्वीट के जरिए बयान दिया, यासीन मलिक को पूरी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद उसके बाद अपराधों को लिए दंडित किया जा रहा है। उन्होंने कहा, भारत की न्याय व्यवस्था के एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता, स्वतंत्रता और पारदर्शी छवि को साबित किया, जिसकी प्रशंसा पूरी दुनिया करती है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। 6,15,518 करोड़ 59 लाख रुपए के बजट में योगी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। बुजुर्गों, दिव्यांगों और निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन राशि को बढ़ाकर 1,000 रुपए मासिक कर दिया गया है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी की पेंशन राशि को बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रति माह की दर से लगभग 56 लाख वृद्धजन को पेंशन प्रदान की जा रही है। इस योजना के लिए 7,053 करोड़ 56 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अगली खबर, मोदी सरकार ने आज 8 साल पूरे हो रहे हैं। आज ही के दिन 26 मई को पीएम मोदी ने साल 2014 में देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इस मौके पर जहां बीजेपी की तरफ से आयोजन कर रही सरकार की उपलब्धियों को बताने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पार्टी कांग्रेस ने उनके 8 साल के कार्य को पूरी तरह से विफल करार दिया है। कांग्रेस ने इस मौके पर नया नारा दिया, 8 साल 8 छल, मोदी सरकार विफल। साथ ही आंतरिक मोर्चे से लेकर अर्थव्यवस्था तक मोदी सरकार को सवालों के जरिए घेरने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन ने इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर निशाना साधा और नया नारा भी जारी किया। सुरजेवाला ने कहा, मोदी जी आए तो अच्छे दिन नहीं, बेरोजगारी और महंगाई साथ लेकर आए। उन्होंने कहा कि छल, कपट, झूठ और नफरत का सहारा ले रहे हैं। अब किसानों की आमदनी, लोगों के ऊपर बुलडोजर चलवाना अब सिर्फ जुमले दिए जा रहे हैं। अगली खबर, पंजाब प्रदेश कमेटी के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को पटियाला जेल में मुंशी बन गए हैं। पटियाला सेंट्रल जेल की ओर से जारी बयान के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू को क्लरिकल काम सौंपा गया है। सिद्धू की ड्यूटी जेल में दफ्तर में कामकाज में लगाई गई है। नवजोत सिंह सिद्धू के 34 साल पुराने रोड रेज केस में 1 साल की मशक्कत कैद हुई है। नवजोत सिंह की ड्यूटी मंगलवार से ही शुरू हो चुकी है। पटियाला सेंट्रल जेल की ओर से जारी बयान के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू को 2 शिफ्ट में अपना काम करना होगा। नवजोत सिंह सिद्धू को कुल मिलाकर एक दिन में 5 घंटे के मुंशी का काम करना होगा। बता दें कि सिद्धू को 1988 के रोड रेज मामले में 1 साल की सजा सुनाई गई है। इसी सजा को पूरा करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला की जेल में बंद हैं। अगली खबर, महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा विवाद को लेकर चर्चा में आए निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को जान से मारने की धमकी मिली है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है और मामले की जांच शुरू की है। बताया गया कि नवनीत राणा को फोन पर ऐसी धमकियां मिली जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की है। सांसद की तरफ से दावा किया गया कि उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर ये धमकियां मिली है, जिनमें जान से मारने की बात कही गई है। दिल्ली पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में नवनीत राणा ने कहा कि उन्हें फोन पर ऐसी धमकियां मिली है जिसमें कहा गया है कि आपको महाराष्ट्र नहीं आने दिया जाएगा। साथ ही यह भी कहा कि हनुमान
चालीसा का पाठ करोगे तो जान से मार देंगे। ये मामला दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस धमकी देने वाले की तलाश में जुट गई है। अगली खबर, मथुरा जन्मभूमि केस में आज सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों की याचिका पर जल्द जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने साफ किया कि सभी पक्षों के जवाब दाखिल करने के बाद ही अगली सुनवाई होगी। सभी पक्षों को याचिका की कॉपी भेजने की बात की गई है, जिसके बाद अब माना जा रहा है कि जुलाई के पहले हफ्ते में मामले की अगली सुनवाई हो सकती है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर हिंदू पक्ष के वकील ने बताया कि हमने कोर्ट में अपने दावे को रखा है, जिसके बाद कोर्ट ने माना कि मामले की आगे की सुनवाई होगी। सभी याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे तुरंत जवाब दाखिल करें। अगली खबर, आरटीआई की एक ताज़ा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि महाराष्ट्र के विभिन्न सरकारी विभागों में करीब 3.25 लाख सीटें खाली पड़ी हैं। ये सीटें महाराष्ट्र जिला परिषद और अन्य डिपार्टमेंट्स में हैं। महाराष्ट्र में आरटीआई के माध्यम से एक सवाल के जवाब में यह डाटा निकल कर आया है। इसमें एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने पूछा कि महाराष्ट्र सरकार के अंडर कुल कितने पदों की नियुक्ति हो सकती है और इसके पद किस समय खाली हैं। आरटीआई के इस रिपोर्ट के अन्य जानकारियां भी सामने आई हैं। इसके मुताबिक महाराष्ट्र के 29 सरकारी विभागों और जिला परिषद में कुल 10,70,840 पदों पर नियुक्ति की इजाज़त है। इनमें से 8,26,435 पदों भरे हैं और 2,44,405 पद खाली पड़े हैं। अगली खबर, इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने वालों की सहूलियत के लिए दिल्ली में 3 स्थानों पर चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। दिल्ली स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बोर्ड ने बैठक में इस फैसला लिया है। दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक वाहन की ये चार्जिंग स्टेशन पटपटगंज, भावना वैधानिक क्षेत्र सेक्टर 5 और नरेला सेक्टर बी में बनाए जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड को दी गई है। इसकी जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन हमारा भविष्य है, क्योंकि हम प्रदूषण मुक्त दिल्ली बना सकते हैं। सत्येंद्र जैन ने कहा कि राजधानी दिल्ली की इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की राजधानी बनने के लिए यह दावा बढ़ाया दिया जा रहा है। दिल्ली में तेजी से और बड़ी संख्या में लोग इलेक्ट्रिक वाहन और कार खरीद रहे हैं। फिलहाल हालांकि लोग इसकी चार्जिंग को लेकर दिमाग में संशय बनाते रहते हैं। अगली खबर, जम्मू कश्मीर में नागरिकों की हत्या का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच आतंकियों ने बड़गाम में टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट को गोली मारकर हत्या कर दी, जिसकी जिम्मेदारी अब पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है। इसके अलावा अब इस हत्या के मामले में सुरक्षा बलों ने छापेमारी भी शुरू कर दी है। एक्ट्रेस के हत्यारों की तलाश की जा रही है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में बुधवार 25 मई को आतंकवादियों ने टीवी एक्ट्रेस को उसके घर पर ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। साथ ही उसके भतीजे को भी घायल कर दिया। पुलिस ने जानकारी दी कि अमरीन भट्ट को घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि इस घटना में महिला का 10 वर्षीय नाबालिग भतीजा फरहान जुबैर भी घायल हो गया है। अगली खबर, भाजपा सरकार ने केंद्र के 8 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी 31 मई को हिमाचल का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार और भाजपा महासचिव त्रिलोक जामवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली में 50,000 लोग जुटेंगे। मोदी के हिमाचल दौरे के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। मोदी का रोड शो सीटीओ से शुरू होकर रिज तक पहुंचेगा। साथ ही मोदी केंद्र की भाजपा सरकार के 8 साल पूरे होने पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जामवाल ने कहा, यह हिमाचल के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री केंद्रीय योजनाओं का लाभ पाने वाले लोगों से बातचीत करेंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। जामवाल ने आगे कहा कि मोदी के भाषण पिछले 8 साल में देश की प्रगति और केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर होगा। यह हिमाचल के लिए चुनावी साल है और मोदी की जनसभा पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ावा देगी।